नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट जीके 365 में, जहां हम दुनिया भर के कोने से सबसे चुनिंदा और बढ़िया करंट अफेयर्स लाते हैं। ये बेहद ही खास क्वेश्चंस हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। लास्ट तक देखें और बने रहें हमारे साथ, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बिना इधर उधर की बातें करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस स्थान पर पहली दो मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया? At what location the Indian Army unveiled the first two-story 3D printed residential unit? न्यू दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम या अहमदाबाद? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। यह 12 हफ्तों में बनकर तैयार हो गई है। 3D प्रिंटेड इकाई बनाने में लिमिटेड चीजों का ही उपयोग किया जाता है। 3D मॉडल में वुड फाइबर्स और प्लांट बेस्ड रेजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लकड़ी के फाइबर और पौधे से बने हुए रेजिन्स। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस बल के लिए प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द प्रहरी मोबाइल ऐप फॉर विच फोर्स? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी? इसका सही जवाब है बीएसएफ। बीएसएफ का ये ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस को बड़ा उदाहरण देता है। अब सैनिक अपनी डिटेल्स जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, जीपी ऑफ हेल्थ केयर, अकोमोडेशन, ये लीव्स जैसी डिटेल्स जो वह अपने मोबाइल फोन्स पे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, बेंजामिन नेतान्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पद की शपथ ली है? बेंजामिन नेतान्याहू took the oath to become the prime minister of which of the following countries for the sixth time? ओमान, सूडान, इजराइल या जॉर्डन? इसका सही जवाब है इजराइल। बेंजामिन नेतान्याहू 73 साल के हैं। इन्होंने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और इनको 120 में से 63 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वॉर्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Recently, which Indian Institute of Technology was awarded the Wharton QS Reimagine Education Awards, USA? So, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT रुड़की या IIT मद्रास? इसका सही जवाब है IIT मद्रास। वॉर्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स को द ऑस्कर्स ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है और ये एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। आईआईटी मद्रास के बेस्ट कोर्सेज बैचलर ऑफ साइंस ऑफ डेटा साइंस एंड एनपीटेल को मिला है ये बेस्ट अवार्ड। तो एनपीटेल जो है वो आईआईएससी बैंगलोर से पार्टनरशिप के साथ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? विच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई रिस्पॉन्सिवनेस? वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या असम? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इसने आरटीआई अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 14% है। वहीं अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम आरटीआई अकाउंटेबिलिटी है जो कि 73% है। पूरे देश में सिर्फ एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर ऐसा है जहां पे ये आरटीआई अकाउंटेबिलिटी यानी कि आरटीआई जवाबदेही का कानून नहीं है। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के एक भाग के रूप में मान्यता दी है? यानी गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली recognized esports as a part of multi-sports events? इंडिया, अमेरिका, चाइना या जापान? इसका सही आंसर है इंडिया। ई स्पोर्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग का एक दर्शक खेल में बदल देता है और भारत सरकार ने अब आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 यानी कि आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड की स्थापना की घोषणा की है? The central government recently announced the establishment of Digital Innovation Fund to promote which sector? E-commerce sector, deep tech startups, e-business sector, private sector in automobile. इसका सही जवाब है डीप टेक स्टार्टअप्स। तो डीप टेक स्टार्टअप्स यह एक ऐसे स्टार्टअप्स का नाम होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मटेरियल्स, ब्लॉकचेन्स, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके और साइंटिफिक इनोवेशंस के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें, इन्हें कहते हैं डीप टेक स्टार्टअप्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहली बार नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? Which state has started the Nilgiri Tahar project for the first time in the country? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरला। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु जो कि नीलगिरी तहर है, उसकी संरक्षण के लिए ये नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत करी है, जो कि 5 साल तक चलेगा और इसका बजट 25 करोड़ का है। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम बिगिन? यानी कि केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई है? 31 दिसंबर 2022 या 1 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023 या 4 जनवरी 2023? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2023। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा पूरे साल 2023 में। और इसके साथ साथ वन नेशन वन कार्ड ये प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। नई बात ये है कि गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी जो कि कोरोना कोविड के टाइम पे चली थी, उसको बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व मिला, इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Recently, India has got the leadership of Asian Pacific Postal Union. Where is the headquarter of this organization located? The options है थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। इसका सही जवाब है थाईलैंड। तो इंडिया जो है वो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि एपीपीयू की लीडरशिप को संभालेगी इस जनवरी 2023 से, जिसका हेडक्वार्टर होगा बैंकॉक में, थाईलैंड में। तो अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? इन विच स्टेट मिशन 929 हैज बीन स्टार्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो असम, राजस्थान, त्रिपुरा या सिक्किम? इसमें से सही जवाब है त्रिपुरा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 की शुरुआत की गई है। 2023 में वहां पे इलेक्शंस होंगे, तो ये इंश्योर करने के लिए कि 90% से अबव वहां पे वोटिंग हो, तो ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया है। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी ने पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू की है? वेयर डिड एनटीपीसी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट? तो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका या हरियाणा? इसका सही जवाब है गुजरात, जो कि सूरत। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में दिदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? यानी कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द दिदिर सुरक्षा कवच कैंपेन? तो ऑप्शन है असम, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या केरला? इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अब पंचायत के चुनाव आएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां की जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, उन वहां पे ये कैंपेन नया लॉन्च किया गया है, दिदिर सुरक्षा कवच, जो कि 60 दिन का कैंपेन होगा और 11 जनवरी से शुरुआत होगी। और इसमें अपनी पार्टी जो कि टीएमसी है उनको बढ़ावा देते हुए उसका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट प्रोग्राम का क्या लक्ष्य है? स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन जनवरी 2023 aims to, first option is the use new techniques in robotics, B, increased implementation of AI, that is artificial intelligence, C is promote e-commerce industry, और D to promote scientific research in Ayurveda। तो इसका सही जवाब है
कि प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। स्मार्ट प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टेक्निक टीचिंग प्रोफेशनलिज्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? यानी रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश? पहला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तीसरा होम मिनिस्टर अमित शाह या चौथा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। सियोम ब्रिज एक अपने आप में बहुत खास इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि चाइना की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पे एलएसी आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहां के एरियाज को जो जोड़ता है वो है सियोम ब्रिज। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाता है? तो ये अपने आप में एक खास प्रश्न है, क्योंकि ये अवार्ड्स का भी क्वेश्चन है। तो इसमें सही जवाब है डॉक्टर तपन साइका। तो ये तो आपको याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन कर रहा है? तो विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज होस्टिंग पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी? ए गोवा, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है गोवा। तो जो पर्पल फेस्ट है वो मूल रूप से इसका लक्ष्य है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि जो विकलांग लोग हैं, उनको भी लाया जाए और उनके साथ सेलिब्रेशन किया जाए। उन्हें हम अपनी कम्युनिटी से अलग ना करें, एक अलग वर्ग उसे ना माने। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ सिंगापुर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर? ए बहरिन सहारी, बी जेसन मू, सी नावू बेंग, डी पार्वती सुरजादुजा। तो इसका सही जवाब है जेसन मो। अगला प्रश्न है, गंगा विलास द लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड ट्रैवल्स बिटवीन विच लोकेशंस? तो जो गंगा विलास है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज किन स्थानों के बीच यात्रा करती है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी से डिब्रूगढ़, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे जनवरी 13, 2023 को। तो अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? यानी कि इंडिया सरपासेस विच नेशन टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड? इसका सही जवाब है जापान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए करंट जीके 365। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।